जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पीईटी और एनटीपीसी के लिए एक विशेष प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है और हमें आगामी परीक्षाओं के लिए कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दें, मान लेते हैं सबसे पहले इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। इससे ये होता है हमारा क्वेश्चन जो होता है सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब कह रहा है कि मार्क प्राइस इसका कितना 25% अधिक अंकित करता है। अगर ये 25% प्लस हो जाएगा तो आप हमको बता दीजिए ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। और ये क्या है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 125 रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें तो हमारा मार्क प्राइस कितना है, 125, ये आ ही गया है। अब कह रहा है 125 रुपये में ये क्या कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देता है। कब, अगर वो नकद भुगतान करता है। तो अगर इसमें 10% का डिस्काउंट दे दे, यानी कि टोटल अपने आपका 100% होता है, 10% का डिस्काउंट देगा तो 100 - 10 यानी कि 90% हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि यहाँ से आपको ये विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5 हासिल 4, 9 × 2 = 18 और 4 22 हासिल 2, 9 × 1 = 9 और 2 11 और बटे कितना हो जाएगा 10। इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो ये हो जाएगा 112.5। क्लियर। अब आप हमको बताइए कि क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 112.5 रुपये। तो कितने का लाभ हुआ, 12.5 रुपये का लाभ हुआ है। किसमें से लाभ हुआ है, जो क्रय मूल्य है 100 रुपये, और इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा, गुणे 100% कर लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट %। यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो लाभ आएगा वो कितना आएगा, 12.5%। सही आंसर हो जाएगा 12.5%, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है और 1 किलो भार के स्थान पर कितना 900 ग्राम ही तौलता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को हमने कई बार बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है प्रैक्टिस सेट में भी, और आप अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। आइए यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि 1000 ग्राम जो इसका कॉस्ट प्राइस है, 1000 ग्राम वस्तु जो है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं ये सीधा सीधा 1000 रुपये ही है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है, यानी कि 900 ग्राम जो इसके पास वस्तु होगी उसका जो कॉस्ट प्राइस बन के आएगा वो कितना आएगा, 900 रुपये ही बन के आएगा इस हिसाब से। अब बताइए अगर 900 ग्राम का कास्ट प्राइस 900 रुपये है और ये बेच कितने का रहा है, 900 ग्राम को बेच रहा है कितने का, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 900 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना, कह रहा है कि ये 1 किलो बना के बेच रहा है, यानी कि 1000 रुपये का बेच रहा है। कितने का बेच रहा है, 1000 रुपये का। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपका कि अगर कोई वस्तु 900 रुपये में खरीदी गई, 1000 रुपये में बेची गई, तो फिर उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का। और अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो बटे सीपी, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 900 और गुणे कितना हो जाएगा 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 00 और 00 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 100/9 आया। और इस 100/9 को क्या ले सकते हैं, 9 × 1 = 9 और 9 × 1 = 9, 1 10 11, सही 1/9%। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सोने तथा तांबे को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु बनाया गया है। तदनुसार यदि उन दोनों को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी तैयार की जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें जो है सोना और तांबा दोनों मिक्स है
तो ये है 7:2 के अनुपात में। दूसरे में 7:11 के अनुपात में है। कह रहा है कि इन दोनों को मिला दिया जाए और कोई ऐसा अनुपात बताइए जिसमें क्या है कि सोने और तांबे का अनुपात कितना होगा उसमें। यहाँ पे हमने सोना और तांबा को S और T लिख दिया है, हालांकि सोना को गोल्ड बोलते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें अगर आप ध्यान दें तो सोना और तांबा 7:2 के अनुपात में है, और अगर आपको निकालना है कि सोना कितना है तांबा कितना है, तो इसमें ये हो जाता है कि सोना आपका हो जाएगा 7/7 और 2 मिला के 9, और तांबा हो जाएगा 2/7 और 2 मिला के 9। ठीक, इसी प्रकार से इसमें अगर देखा जाए सोना कितना है तो ये 7 और बटे 11 7 18, और तांबा कितना है तो ये हो जाएगा 11/7 और 11 मिलके 18। क्लियर। अब आप हमको बताइए अगर सोना को मिक्स करेंगे तो इन दोनों को ही तो मिक्स करेंगे, तो बताइए 7/9 और प्लस 7/18 को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा। इसको अगर आप ध्यान दें तो 7/9 को कितना, 7 दूना 14 और 9/18 इसको लिख सकते हैं, और प्लस ये क्या हो गया 7/18, तो ये मिलके कितना आ गया 14 7 21/18 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सोना हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप तांबे को मिलाएं तो इसको और इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 2/9 और प्लस ये कितना है 11/18। इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इसका 2 दूना ये 4/9 दूना 18 हर बराबर करेंगे, और ये 11/18 पहले से है। हालांकि ये कैलकुलेशन आप बहुत सहजता से कर पाएंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। 11 और 4 मिलके 15 हो गया, और बटे कितना हो गया 18। अब आप बताइए ये एक हो गया, यहाँ से सोना हो गया कितना 21/18, और उसके बाद फिर ये हो गया तांबा हो गया 15/18। अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और 3 7 21 3 5 15, 7 और 5 का रेशियो आ गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत से दिया हुआ क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई 18 है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या कितनी है 17 और उसे क्या 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। सिंपल सा औसत का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 7 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 18, तो 7 गुणे 18 कितना हो जाएगा 18 सत्ते 126। क्लियर। अब बताइए ये क्या हो गया आपका, ये योग हो गया, जितनी संख्याएं थी सातों, उन सातों संख्याओं का क्या हो गया योग हो गया। अब कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 17 थी और उसे 31 में बदल दिया गया, यानी कि जहां 17 था पहले उसको क्या कर दिया गया अब 31 कर दिया गया। तो अगर 17 को 31 कर दोगे तो योग क्या होगा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, ये 11 में से 7 गया 4, और फिर यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यानी कि 14 बढ़ जाएगा। तो 14 जब बढ़ जाएगा योग इसका, तो ऐसी स्थिति में टोटल क्या हो जाएगा +14, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140। अब बताइए कि 7 संख्याओं का अगर योग 140 है तो उनका औसत कितना होगा। अरे भाई योग 140 है, संख्याओं का योग बटे संख्या, तो 7 संख्याएं हैं तो ये हो गया 7 दूना 14, तो सही आंसर कितना हो गया हमारा 20। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य कितने हैं 5 और 3 के अनुपात में हैं। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से कितना 5500 रुपये अधिक है, ठीक, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या होगा। ठीक, क्लियर। देखिए इसमें दिया हुआ है क्या कि एक रेफ्रिजरेटर है, दूसरा क्या है टेलीविज़न, इन दोनों का रेशियो दिया है 5:3। हमने बताया कि कोई भी अगर अपने आप का अनुपात में लिखता है तो इसका मतलब कि वो अपने आप की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसी के मल्टीपल में होती है। तो हम इसको मान लेते हैं ये 5x है, इसको मान लेते हैं ये कितना है 3x है। यक्स देख के डरिए नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से कितना 5500 रुपये अधिक है, इस मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 5500 रुपये। ठीक, ये कितना है 5500 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया 5x में से 3x माइनस हुआ तो कितना हो गया 2x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5500 रुपये। इसको अगर डिलीट करें तो ये हो जाएगा 2 और 55, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2750 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2750 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य। रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है 5x, तो 5x का मतलब 5 गुणे
2750 और 5 गुणे 2750 का मतलब कितना हो गया? ये हो गया 13750। तो सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक वस्तु पर 20% की छूट, ठीक, दूसरी वस्तु पर 25% की छूट क्या है? बराबर है। कह रहा है कि उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड। तो ये हो गया आपका, एक वस्तु ए है, उस पर 20% की छूट, ये हो गया 20%। ये कह रहा है कि बराबर है दूसरे वस्तु के 25% छूट के, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए सिंपली। 0 और 0 हमारा कैंसिल हुआ, 5 4 बार डिवाइड होगा और 5 5 बार। तो यहाँ से हमको मिल गया ए और बी का जो रेशियो बन के आ जाएगा, उधर 5 है, इधर जाके ये 4 हो जाएगा। क्लियर? ए और बी का जो रेशियो है 5:4 आ गया। यानी कि ए जो होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी, बी होगी जो 4 के मल्टीपल में होगी। अब इसको ऑप्शन से हम सेट कर लेंगे। अब ये देखिए पहला ही ऑप्शन सिंपली मिल गया है, 50 और 40 है, यानी कि अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर कट ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बाकी और ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को कितना 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके प्रोपोर्शन चैप्टर में उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको सिंपली बता देते हैं। इसकी एक जो टेक्निक है वो ये है कि जितने भी एक स्टेप में जितने हैं सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, हाँ, मगर कार्य को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी कार्य को डिवाइड करना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये दे दिया गया है कि पहले स्टेप में 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। 80 गुणे 6 गुणे 16। अब कार्य कितना है पता नहीं, कोई कार्य है। अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि 64 व्यक्तियों को वही कार्य, तो 64 व्यक्ति, और चूंकि वही कार्य है तो कार्य से मतलब नहीं है, 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे, मान लिया हम h घंटे टाइम लगता है इनको, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर यहीं पे कार्य दिया होता तो कार्य मान लीजिए यहाँ पे एक ही कार्य है तो यहाँ पे एक कार्य दोनों तरफ कर दिए। अगर नहीं दिया रहता है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक के बजाय 2 3 1 2 कुछ भी दिया रहता है तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। हालांकि यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। क्या करना है देखिए, तो ये हो गया आपका 16 जो है 4 बार डिवाइड होगा तो 16 चौका 64, और उसके बाद ये हो जाएगा 4 दूना 8 20 बार, और उसके बाद ये हो गया 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20 और 3 दूना 6, तो ये हो गया 8। एच की वैल्यू कितनी आ गई? एच, यानी कि 8। तो 8 घंटे समय लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2/7 1/3 5/6 3/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास करना नहीं होता है, उसको डिवाइड कर लीजिए। आपका अगर जो वैल्यू ज़्यादा आती है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कम आ जाती है कम आ जाता है। हालांकि इसके कई क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसमें ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा 7 दशमलव कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 6 20 7 8 56 4 7 .28 हो गया। ऐसे ये हो जाएगा 0.333 आ जाएगा, 3 के 3 3 का 9, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 0.6 48 4 50 और 6 बार हो जाएगा। अगले में क्या हो जाएगा दशमलव, ये 4 7 28, ठीक। तो सही है, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, यही वाला ऑप्शन हो गया 5/6। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। अगले स्टेप में दिया हुआ है हमको क्या, कि उनमें से जो छोटी संख्या है और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक जो हैं उनका अंतर कितना है, 4 है। कह रहा है छोटी संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं, सिंपली मान लेते हैं कि 2 संख्या कोई है, एक x हो गई और दूसरी क्या हो गई, y। क्लियर। अब कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो मान लिया इसका जो LCM है, इसमें कोई भी बड़ी संख्या मान लिया यही बड़ी संख्या है, तो ये हो गया कितना, 2y। क्लियर। अब क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टेप दे रहा है उसमें क्या कि उनमें से छोटी संख्या हमने x को मान लिया है, ठीक, और दोनों पूर्णांकों का जो महत्तम समापवर्तक है यानी कि HCF जो है वो क्या कह रहा है कि उसका अंतर कितना है, 4, यानी कि इन दोनों को अगर हम घटाएं तो कितना आता है,
4। अब यहाँ से भाई x माइनस 4 क्या हो गया हमारा HCF हो गया। अब आप हमको बताइए कि आपको HCF पता है, आपको LCM पता है, आपको पहली संख्या पता है, आपको दूसरी संख्या पता है, तो इसमें से आप छोटी संख्या ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y, मिला करके LCM है 2y और HCF है कितना x माइनस 4। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करने में भी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए यहाँ से y और यहाँ से एक y कैंसिल हो गया है, बचा x, तो यही x की वैल्यू फाइंड ही करनी है। ये हो गया 2x और माइनस 2 चौक 8, और 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा और इधर 8 आ जाएगा तो x इक्वल टू 8 हो गया। सही आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यही लास्ट क्वेश्चन भी है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें कुछ खास करना नहीं है, इसकी जो वैल्यू होती है वो cos 2 थीटा होती है, यानी कि 2 पहले से है और ये हो गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप बढ़ें तो cos 2 थीटा यहीं रहने दीजिए और 1 और ये जो 2 है यहाँ आके 1/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो 2 थीटा है तो 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos कितने की वैल्यू होती है 1/2, तो 60 की वैल्यू होती है। ठीक, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री। तो और हमसे पूछा जा रहा है कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया भाई, कॉट थीटा का मतलब 30 अंश ही तो कॉट 30 अंश, तो कॉट 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, √3 ही तो होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।